हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम एमएचसी मॉलिक्यूल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इम्यूनोलॉजी का पार्ट होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। आज का जो लेक्चर है, इसमें हम दोस्तों मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बेसिकली होता है एमएचसी मॉलिक्यूल। अब मैंने पूछा कि ये जो एमएचसी मॉलिक्यूल है दोस्तों, इनका बेसिकली काम क्या होता है। तो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो यहाँ पर एंटीजन को शो करता है टी सेल्स को। कहने का क्या मतलब है दोस्तों, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कोई भी एक एंटीजन आया। अब ये जो एंटीजन है, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये टी सेल्स तक पहुँचे, क्योंकि जब ये टी सेल्स तक पहुँचेगा तभी ये टी सेल उस एंटीजन को पढ़कर रिस्पॉन्स कर पाएंगे और हमारे इम्यून सिस्टम को बोलेंगे जागते रहो, जागो और कोई रिस्पॉन्स कराओ। तो टी सेल्स को हमें इन एंटीजन को शो करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये टी सेल्स को जो एंटीजन शो करवाते हैं, उनका नाम बेसिकली दोस्तों एमएचसी मॉलिक्यूल होता है। ये जो एमएचसी मॉलिक्यूल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर हम मेनली देखें तो एमएचसी मॉलिक्यूल 1 होता है और एमएचसी मॉलिक्यूल 2 होता है, जिनमें से आज हम एमएचसी मॉलिक्यूल 1 के बारे में बेसिकली डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं दोस्तों, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, यानी कि कार्ब्स प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर हैं ये, और ये यहाँ पर टी सेल्स को बोलेंगे कि देख मेरे पास क्या प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पर एमएचसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख सकते हो। हम स्पेसिफिकली एमएचसी 1 मॉलिक्यूल के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारी बॉडी में जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, न्यूक्लिएटेड सेल्स का मतलब जितने भी सेल्स हैं जिनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उन सभी सेल्स के पास एमएचसी 1 मॉलिक्यूल दोस्तों प्रेजेंट होता है। ये जो एमएचसी 1 मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पर क्या करेगा, ये यहाँ पर उस एंटीजन को प्रेजेंट करेगा। जो भी एंटीजन इसे प्रेजेंट करनी है, जो भी फॉरेन पार्टिकल है आपके सेल में आया है, उसे प्रेजेंट करेगा। और प्रेजेंट किसको किया जाएगा दोस्तों, टी सेल्स को प्रेजेंट किया जाएगा। अब टी सेल्स भी दो तरीके के होता है, एक होता है टी साइटोटॉक्सिक सेल और एक होता है टी हेल्पर सेल। तो यहां पर मैसेज किसको दिया जाएगा, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को मैसेज दिया जाएगा। इनके पास जो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स है, इनकी भी मेम्ब्रेन पे यहाँ पर CD8 प्रेजेंट होता है। इनकी मेम्ब्रेन पे यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जो कि बेसिकली इस एंटीजन को पहचानेगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि एमएचसी 1 यहाँ पर इस तरीके से एंटीजन को रखेंगे और टी सेल्स को बोलेंगे कि देख, रीड कर, मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से ये एंटीजन प्रेजेंट है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये कोई सेल है और ये सेल यहाँ पर टी सेल्स को, जिसके पास CD8 पॉजिटिव प्रेजेंट है, उसकी मेम्ब्रेन पे यहाँ पर टी सेल्स यानी कि साइटोटॉक्सिक सेल के रिसेप्टर को शो कर रहा है कि मेरे पास कोई एंटीजन प्रेजेंट है, इस एंटीजन को रीड करो और उसके हिसाब से इम्यून रिस्पॉन्स लेकर आओ और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करो, उस सेल को प्रोटेक्ट करो। नहीं तो फिर जो वायरस है या जो भी इंफेक्शन है वो इस सेल को डैमेज कर सकता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि किस तरीके से शो करता है ये पैथोजन को या एंटीजन को, इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जो भी ये एंटीजन को शो कर रहा है, तो वो एंटीजन दोस्तों बेसिकली क्या होगा, वो एंटीजन दोस्तों बेसिकली कोई पेप्टाइड होगा, यानी कि कुछ अमाइनो एसिड का बना हुआ सीक्वेंस। तो ये क्या होगा, ये एक पेप्टाइड एंटीजन होगा। और ये पेप्टाइड एंटीजन दोस्तों आया कहाँ से, इंट्रासेल्युलरली इसकी सिंथेसिस हुई थी। इंट्रासेल्युलर इसकी सिंथेसिस हुई थी, यानी कि ये हमारा कोई सेल है, इसके अंदर इस प्रोटीन की सिंथेसिस हुई थी। फिर इस प्रोटीन को प्रोसेस किया गया, उसको कट किया गया, जिससे पेप्टाइड बने। और इस पेप्टाइड को ये जो एमएचसी 1 है, ये यहाँ पर किसको शो करेगा, टी सेल्स को शो करेगा। अब ये सारी चीज़ें किस तरीके से होती है, कैसे होती है, बस इसी के बारे में हमें आज की क्लास में पढ़ना है। सबसे पहला इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोटीन है वो सेल के अंदर बन रहा है, बिकॉज है तो ये एक पैथोजन। तो ये हमारे सेल के अंदर बन कैसे रहा है, इसके बारे में सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, कोई भी अगर यहाँ पर न्यूक्लिएटेड सेल है तो उसे वायरस आके इन्फेक्ट कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारी बॉडी में कोई सेल है, न्यूक्लिएटेड सेल है, इसको वायरस ने आके इन्फेक्ट किया। इस तरीके से यहाँ पर कोई वायरस आया और इस सेल को इन्फेक्ट करा। जब वो वायरस इस सेल को इन्फेक्ट कर रहा है, हमारे सेल को इन्फेक्ट कर रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल उसने यहाँ पर अपना डीएनए डाला। डीएनए से यहाँ पर क्या बना, इस वायरस का एमआरएनए बना, और इस वायरस से यहाँ पर आरएनए से क्या बना, प्रोटीन की सिंथेसिस हुई। तो ये जो प्रोटीन की सिंथेसिस है दोस्तों, हुई किसमें, हमारे सेल में हुई ना, होस्ट के सेल में, यानी कि हमारे सेल में इस प्रोटीन की सिंथेसिस हुई है। तो इस पाथवे को दोस्तों हम क्या कहते हैं, एंडोजीनस पाथवे कहते हैं। एंडोजीनस पाथवे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो ये प्रोटीन की सिंथेसिस हुई है वो हमारे सेल के अंदर हुई है। इसे हम एंडोजीनस पाथवे भी कह
सकते हैं, या तो साइटोसोलिक पाथवे भी कह सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक पाथवे भी कह सकते हैं, बिकॉज इन दिस स्पेसिफिक कंडीशन जो भी प्रोटीन बन रहा है वो हमारे सेल के अंदर बन रहा है। भले ही वो वायरस का प्रोटीन है पर वो बन तो हमारे सेल के अंदर ही रहा है, इसलिए हम इसे एंडोजीनस एंटीजन कहेंगे या एंडोजीनस पेप्टाइड कहेंगे। अब ये किस तरीके से होगा पूरी कहानी, आइए हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। तो हम यहाँ पर इमेजिन कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल वी हैव अ सेल, ये हमारा होस्ट का सेल है, इस तरीके से हमारी बॉडी का कोई सेल है, यहाँ पर इस तरीके से कोई पैथोजन आया, कोई वायरस आया, यहाँ पर इस तरीके से वायरस आया। वायरस ने दोस्तों क्या किया, अपना जेनेटिक मटेरियल हमारे सेल के अंदर पुट कर दिया। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है, फॉर एग्जांपल ये डीएनए था, डीएनए हमारी बॉडी में आके ट्रांसक्राइब हुआ, इसने इस तरीके से एमआरएनए बना लिया। अब ये जो एमआरएनए है वो ट्रांसलेट हुआ और इस तरीके से इस एमआरएनए ने प्रोटीन बना लिया। अब ये जो प्रोटीन है दोस्तों ये बहुत बड़ा है, हमें इस प्रोटीन को छोटा करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें इस पे क्या करना पड़ेगा, इसको कट करना पड़ेगा। तो वो दोस्तों बेसिकली कौन करता है, उसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले इस पे पॉलीयूबिक्विटिनेशन कराना पड़ता है। पॉलीयूबिक्विटिनेशन मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जब भी हम किसी प्रोटीन के ऊपर पॉलीयूबिक्विटिनेशन कराते हैं यानी कि यूबिक्विटिन ग्रुप को अटैच कर देते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाता है कि उस प्रोटीन को डिग्रेड कर देना चाहिए, उस प्रोटीन को अब हमारे सेल में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर बहुत सारे यूबिक्विटिन अटैच करवा दे रहे हैं। ये जो है इसको हम बोला जाता है किस ऑफ डेथ, ये जो यूबिक्विटिन है इसे बोलते हैं किस ऑफ डेथ। अगर यूबिक्विटिन किसी भी प्रोटीन से जाके अटैच होता है पॉलीयूबिक्विटिन, तो उस प्रोटीन को डिग्रेड करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब इसकी वजह से इस प्रोटीन को हम 26S प्रोटियोजोम में भेज देंगे। 26S प्रोटियोजोम हमारे सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जहां पर प्रोटीन्स को डिग्रेड किया जाता है। तो इस तरीके से प्रोटियोजोम में इस प्रोटीन को हमने भेज दिया, और इस प्रोटीन को भेजने के बाद इस प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, या तो ये बिल्कुल छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स में ही निकल जाएंगे या फिर ये कुछ पेप्टाइड्स में टूट जाएंगे। पेप्टाइड्स यानी कि छोटे स्ट्रक्चर्स, जैसे कि 8 अमाइनो एसिड से बना हुआ स्ट्रक्चर, 10 अमाइनो एसिड से बना हुआ स्ट्रक्चर, ऐसे छोटे छोटे पेप्टाइड्स में इन्हें काट दिया जाएगा। हमने जैसे ही इन्हें काटा दोस्तों, हमने कहां पर रख दिया, इन्हें साइटोप्लाज्म के अंदर रख दिया। तो अभी ये जो पेप्टाइड्स हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो प्रोटियोजोम है दोस्तों, इसका बेसिकली क्या काम होता है, प्रोटियोजोम का बेसिकली काम होता है प्रोटीन्स के टुकड़े टुकड़े कर देना। अब ये जो पेप्टाइड्स है इसको मुझे किसके पास लेकर जाना है, एमएचसी के पास लेकर जाना है, क्योंकि फाइनली एमएचसी वो स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर शो करेगा कि मेरे पास देख क्या है, और टी सेल्स को बोलेगा कि ये देख मेरे पास क्या है। अब ये चीज किस तरीके से होती है आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास ये जो पेप्टाइड्स है, अब मुझे यहाँ से इनको कहाँ लेकर जाना है, ईआर की तरफ लेकर जाना है। रीजन बीइंग मुझे ईआर की तरफ क्यों लेकर जाना है, क्योंकि MHC1 जो है उसकी सिंथेसिस ईआर में होती है दोस्तों। तो मुझे यहाँ पर ऑल द वे इस पेप्टाइड को ईआर के अंदर लेकर जाना होगा। अगर मुझे इसको ईआर के अंदर लेकर जाना है तो मुझे कोई ना कोई ऐसा ट्रांसपोर्टर चाहिए जो इस पेप्टाइड को ईआर के अंदर ले जा सके। अब वो कौन होता है जो इसे ईआर के अंदर लेकर जाता है, उसका नाम बेसिकली होता है दोस्तों टैप। दो तरीके के टैप होते हैं, टैप 1 एंड टैप 2। फुल फॉर्म होती है ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड विद एंटीजन प्रोसेसिंग। तो टैप की फुल फॉर्म होती है ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड एंटीजन प्रोसेसर। ये बेसिकली यहाँ पर क्या करेगा, ये बेसिकली दोस्तों जो भी आपके पास एंटीजन है, जो भी आपके पास चीज प्रेजेंट है, उसको वो यहाँ पर ईआर के अंदर लेकर जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से ये टैप प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कहा ये ईआर है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये टैप प्रेजेंट होगा। बेसिकली दो टैप है, एक होता है टैप 1 और एक होता है टैप 2। यहाँ पर टैप 1 और टैप 2 दोस्तों एटीपी को यूज करते हैं। तो इस तरफ साइटोप्लाज्म की तरफ है और जो अंदर की तरफ है वो ईआर की साइड है। तो जो साइटोप्लाज्म साइड है वहां पर एटीपी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है इनके ऊपर, जहां पर एटीपी आके बाइंड करेगा और ये एनर्जी को यूज करेंगे। विदाउट एनर्जी यूटिलाइजेशन ये यहाँ पर नहीं करते हैं। तो दिस इज अ एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस। एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर जो हमारा पेप्टाइड है वो ईआर के अंदर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से यहां से मैं क्या करूंगी, इस पेप्टाइड को ईआर के ल्यूमन में पहुंचा दूंगी। अब यहां पर भी एक स्पेसिफिसिटी होती है कि एक स्पेसिफिक साइज के ही पेप्टाइड को ये अंदर पहुंचा सकता है, यानी कि ईआर के अंदर पहुंचा सकता है।
ये एक स्पेसिफिक साइज तक ही पहुंचाता है जिसमें मोस्टली होते हैं 8 से लेकर 16 अमाइनो एसिड तक का बना हुआ पेप्टाइड इसके अंदर जा सकता है। तो अगर हम किसी पेप्टाइड को भेज रहे हैं दोस्तों, वो 8 से लेकर 16 अमाइनो एसिड का होना चाहिए, ना ही तो बहुत छोटा होना चाहिए ना ही बहुत बड़ा होना चाहिए। हाँ, जो 9 अमाइनो एसिड वाला होता है वो बहुत अच्छे से एसोसिएट करता है टैप के साथ। तो यहाँ पर जो 9 अमाइनो एसिड वाला है वो सबसे परफेक्ट होता है, वो सबसे अच्छे से एसोसिएट कर पाता है। उसी के साथ साथ कुछ और चीजें होंगी तो बहुत बेटर होगी, जैसे कि यहाँ पर अगर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे इस पेप्टाइड के पास तो और बेटर है। और इस हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड के साथ साथ जो ये प्रोटीन है उस प्रोटीन पे, या फिर हम बोल सकते हैं स्पेसिफिकली जो ये पेप्टाइड है दोस्तों, इस पेप्टाइड पे अगर स्पेसिफिकली जो सी टर्मिनल होता है, किसी भी पेप्टाइड का एन टर्मिनल है और सी टर्मिनल है, अगर उसका सी टर्मिनल बेसिक है और अगर उसके पास हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट है तो ये टैप उन्हें और अच्छे से रिकॉग्नाइज करेगा और उन्हें और अच्छे से और प्यार से और इजीली ईआर के अंदर भेज देगा। अब एक बार दोस्तों ये पेप्टाइड कहाँ आ जाएगा, एक बार दोस्तों ये पेप्टाइड जो है वो ईआर के अंदर आ गया तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर होगा कि हम इसकी मुलाकात करवा दे एमएचसी मॉलिक्यूल के साथ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये प्रोटियोजोम है, यहाँ पर पेप्टाइड्स बने जो कि 8 से लेकर 16 अमाइनो एसिड के थे, अब इन्हें अंदर भेज दिया गया। इस प्रोसेस में एटीपी को लगा और अब ये जो पेप्टाइड है ये रेडी है कि ये एमएचसी मॉलिक्यूल से मिले। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं दोस्तों कि स्पेसिफिकली ईआर के अंदर क्या होने वाला है उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले जो एमएचसी का स्ट्रक्चर है दोस्तों वो भी हमें तैयार करना पड़ेगा, वो भी अभी रेडी नहीं। अगर हम एमएचसी के स्ट्रक्चर को देखें, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एमएचसी 1 की बात कर रहे हैं, एमएचसी 2 की बात नहीं कर रहे हैं। तो एमएचसी 1 का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों वो कुछ इस तरीके का होता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके पास अल्फा 1 प्रेजेंट होता है, अल्फा 2 प्रेजेंट होता है, अल्फा 3 प्रेजेंट होता है और बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसको तैयार करना पड़ेगा। अब इसको किस तरीके से तैयार किया जाता है आइए हम इस डायग्राम में समझते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो ये MHC1 की अल्फा चेन प्रेजेंट है। इस अल्फा चेन के साथ दोस्तों कार्लनेक्सिन होता है। कार्लनेक्सिन जो है वो यहाँ पर एक चैपरॉन होता है और ये प्रॉपर प्रोटीन फोल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो प्रोटीन है उसकी प्रॉपर फोल्डिंग हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर क्या हो रखा है, MHC1 इस कार्लनेक्सिन के साथ एसोसिएटेड है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो इसके पास ये जो बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन है वो अटैच नहीं है MHC के साथ। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, ERP57 आएगा। ERP57 जो है उसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, ये बेसिकली ER के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके पास प्रेजेंट होती है एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अब ये यहाँ पर दोस्तों क्या करेगा, कार्लनेक्सिन और MHC1 अल्फा चेन के साथ इंटरैक्ट करेगा और बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन को अटैच करवाएगा इस स्ट्रक्चर के साथ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन जो है वो इसे अटैच करवाएगा। किसने अटैच करवाया, ERP57 ने यहाँ पर बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन को अल्फा चेन के साथ इंटरैक्ट कराया। जब यहाँ पर ये चीज हो रही है तो इस कंडीशन में जो कार्लनेक्सिन है वो यहाँ से निकल जाएगा। कार्लनेक्सिन का अब कोई रोल नहीं रहा, कार्लनेक्सिन यहाँ पर निकल गया। जो यहाँ पर ERP57 है इसने किसमें हेल्प की, बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन को जोड़ने में मदद किया। किसके साथ, अल्फा चेन के साथ मदद किया उसने जोड़ने में। जैसे ही ये दोनों जुड़े यहाँ से जो कार्लनेक्सिन है वो रिलीज हो जाता है। कार्लनेक्सिन बोल रहा है कि अब मेरा क्या काम, मैं रिलीज हो रहा हूँ। कार्लनेक्सिन यहाँ से रिलीज हो जाता है दोस्तों। अब मेरे पास क्या प्रेजेंट है, अब मेरे पास पूरा का पूरा मेरा MHC1 मॉलिक्यूल तैयार हो चुका है। उसी के साथ साथ पेप्टाइड जो है वो भी ER के अंदर आ गया है। अब इस कंडीशन में दोस्तों 2 और चैपरॉन्स आएंगे, एक का नाम होता है कार्ल रेटिक्यूलिन और एक का नाम होता है तपैसिन। ये 2 भी चैपरॉन्स है, दीज 2 आर ऑल्सो चैपरॉन्स है ये, जो कि बेसिकली प्रोटीन फोल्डिंग वगैरह में हेल्प करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो 2 चैपरॉन्स। जो यहाँ पर बेसिकली तपैसिन है यानी कि ये वाला है, ये यहाँ पर दोस्तों क्या करेगा, जो टैप है और जो MHC मॉलिक्यूल है इन्हें बहुत क्लोज एसोसिएशन में लेकर आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो ये टैप है, ये MHC मॉलिक्यूल है और ये टपैसिन है। टपैसिन का क्या काम है दोस्तों, टपैसिन का काम यहाँ पर होता है कि ये क्लोज एसोसिएशन में लेकर आए। किसको क्लोज एसोसिएशन में लेकर आए, टैप को विथ MHC1।
ताकि यहाँ पर टैप से जो भी हमें पेप्टाइड मिले हैं वो हम MHC1 को ट्रांसफर कर सके। तो यहाँ पर हमने इन दोनों को पास लिया है, MHC1 को और इसको टैप प्रोटीन को हम पास ले आए, ये दोनों पास आ चुके हैं, टैप ट्रांसपोर्टर पास आ चुका है। अब इस जो भी पेप्टाइड मेरे पास है उस पेप्टाइड को मैंने यहाँ पर MHC1 मॉलिक्यूल पे ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही पेप्टाइड MHC1 मॉलिक्यूल पे आ जाएगी दोस्तों, इस MHC1 मॉलिक्यूल को हम ER से बाहर निकाल देंगे। ER से बाहर निकाल के अब हम इसे कहाँ भेज देंगे, हम इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भेज देंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये यहाँ पर चला जाएगा MHC1 मॉलिक्यूल, और MHC1 मॉलिक्यूल यहाँ पर चल के किसको शो कर देगा, एंटीजन, T सेल्स को एंटीजन शो कर देगा, बोलेगा ये देखो मेरे पास क्या प्रेजेंट है, ये देखो मेरे पास क्या प्रेजेंट है, मेरे पास एंटीजन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरी कहानी चलती है। आइए हम वंस अगेन एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा दोस्तों MHC1 जो होता है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिनका काम होता है कि एंटीजन को शो करना एंडोजीनस पाथवे से। ये जो होते हैं सारे के सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं उनके पास MHC1 प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इस पाथवे को हम एंडोजीनस पाथवे क्यों कहते हैं दोस्तों, बिकॉज इसमें जो एंटीजन है वो सेल के अंदर बनता है। इस कंडीशन में सबसे पहले जो भी हमारे पास प्रोटीन बन रहा है, वायरल प्रोटीन बन रहा है, उसको हम प्रोटियोसोम में तोड़ रहे हैं और इससे हम करीब करीब 8 से लेकर 16 अमाइनो एसिड का पेप्टाइड बना रहे हैं। ये जो पेप्टाइड है दोस्तों टैप के थ्रू ATP को यूज करेगा और उसके थ्रू वो ER में एंटर कर जाएगा। जब यहाँ पर हम प्रोटियोसोम में भी उसको यूबिक्विटिनेशन से लेकर गए थे तो उसमें भी ATP का रिक्वायरमेंट था। दूसरी तरफ दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि हमें MHC1 मॉलिक्यूल को भी पूरा तैयार करना पड़ रहा है। MHC1 मॉलिक्यूल की सिंथेसिस भी ER में हो रही है। यहाँ पर कुछ कुछ कार्लनेक्सिन, काल रेटिक्यूलिन, इसके अलावा तपासिन और ERP57 जैसे कुछ फैक्टर्स आए जिन्होंने यहाँ पर MHC1 को टैप के साथ इंटरैक्ट करने में मदद किया। एक बार ये चीज़ हो गई तो फिर इसके ऊपर एंटीजन चला गया, एक बार इसके ऊपर एंटीजन चला गया तो अब हम इसे सेल से बाहर भेज देंगे, मतलब सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भेज देंगे, ER से बाहर भेज देंगे और सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भेज देंगे। एक बार सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे दोस्तों ये आ जाएगा, फिर यहाँ पर ये जो भी एंटीजन इसके पास प्रेजेंट है इसको शो कर देगा T सेल्स को, T साइटोटॉक्सिक सेल्स को शो कर देगा और वो बता देगा कि ये देखो मेरे पास यहाँ पर ये चीज़ प्रेजेंट है, अब आप रिस्पॉन्स करो। तो अब इन सेल्स का यानी कि T सेल्स का काम है कि ये कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करें। इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है MHC1 दोस्तों वर्क करता है। उम्मीद है कि आपको दोस्तों ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। इफ़ यू वांट टू स्टडी विद मी दोस्तों तो आप मेरे साथ बंसल बायोलॉजी पे आके पढ़ सकते हो। अगर आप दिसंबर की बैच की तैयारी कर रहे हो तो आप दिसंबर के लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप mRNA बैच यानी कि जून 2026 की तैयारी कर रहे हो तो mRNA बैच के साथ जुड़ सकते हो। अगर आपको किसी PYQ बैच में जुड़ना है, टेस्ट सीरीज में जुड़ना है, रिकॉर्डेड कोर्स में जुड़ना है तो आप उसके साथ जुड़ सकते हो। या फिर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, IIT JAM की, गेट की, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। I hope guys this session was really helpful for all of you. Thank you so much for joining with me in this session. Take care of yourself. Bye bye.